कल आपका इंटरव्यू होने वाला है। इस चीज को सुनते ही आपका रिएक्शन क्या होता है? दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, हाथों में पसीने आने लगते हैं और एक पैल्पिटेशन सा होने लगता है ना? ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, उस हर इंसान के साथ है जो अपना एक सही पहचान बनाना चाहता हो। आज का जो हमारा चैप्टर है, इसमें हम समझेंगे कि कैसे इंटरव्यू सिर्फ सवालों का खेल ही नहीं, बल्कि इंसान की सोच, डर और उनके सच्चाई का आईना भी होता है। तो हेलो माय रॉक स्टार्स, दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर मैग्नोलिया। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द इंटरव्यू। एंड इस चैप्टर में हम समझेंगे कि इंटरव्यू की इंपॉर्टेंस क्या होती है, कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को पसंद नहीं है। What are the reasons behind it? नॉर्मल लोगों को, हम जैसे नॉर्मल लोगों को, हमें पसंद है इंटरव्यूज पढ़ना, देखना, ताकि उन फेमस सेलिब्रिटीज के इनसाइट्स, इनपुट्स, इन चीजों के बारे में हम और जान पाए। लेकिन जो फेमस सेलिब्रिटीज होते हैं उनका ऐसा रहता है कि नहीं भाई, हमारी इंटरव्यूज मत लो। हम कभी कुछ गलती से कह दिए, हमारे पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ शेयर कर दिए, तो it is like an intrusion in our personal life and in our own space. हमें नहीं पसंद, क्योंकि इंटरव्यूअर्स को पता नहीं होता है क्या पूछना चाहिए, क्या नहीं पूछना चाहिए, कहाँ रुक जाना चाहिए, कहाँ कंटिन्यू करना चाहिए। हमें ना पसंद। Thus, this chapter will discuss about the importance of interview and उसके साथ साथ हम एक इंटरव्यू के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें अम्बर्टो एको नाम के एक प्रोफेसर या एकेडमिशियन का इंटरव्यू लिया जाएगा बाय अ पर्सन नेम्ड मुकुंद। तो चलो, विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर चैप्टर डिस्कशन। सबसे पहला, एज ऑलवेज, हम अबाउट द टेक्स्ट पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखते क्या है, क्या क्या देख सकते हैं। द इंटरव्यू विच इज दिस चैप्टर इज एन एक्सर्प्ट टेकन फ्रॉम This is an excerpt taken from the author's introduction to the Penguin Book of Interviews। मतलब एक बड़ा मोटा सा किताब है जिसका नाम है Penguin Book of Interviews। उस किताब का लिया हुआ एक छोटा सा पार्ट या एक्सट्रैक्ट ये हमारा चैप्टर है, ठीक है। The author expresses his views on the interview as a communication genre. The chapter has two parts. The first part deals with the views of eminent people about the condemnatory aspects of the interview. The latter part, or the second part, reproduces an actual interview of Umberto Eco, who is being interviewed by Mukund Padmanabhan from The Hindu. ठीक है, चैप्टर के बारे में हम इतना समझ आ गया कि इस चैप्टर में दो चीजें बहुत क्लैरिटी के साथ दिखाई जाती है। पहले पार्ट में हम समझेंगे कि लोग इंटरव्यू को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। Like us, the normal common people, हमें इंटरव्यूज पसंद है, देखने में मजा आता है। Whereas the important personalities, the famous celebrities, उनके लिए इंटरव्यू is something that they are not very fond of। मतलब अगर 100 है तो उसमें शायद छोटा माइनर परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक इंटरव्यूज, बाकी सारे लोगों को इंटरव्यूज पसंद नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्या उनके पॉइंट ऑफ व्यूज, ओपिनियंस है, वो यहाँ देखेंगे। एंड दूसरे पार्ट में अम्बर्टो एको नाम के एक इंसान का इंटरव्यू लिया जाएगा बाय अ पर्सन नेम मुकुंद। उस इंटरव्यू का एक अकाउंट हम रीड करेंगे। इतना ही है, बहुत सिंपल चैप्टर है गाइस, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स चीज है ही नहीं। तो चलो, लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ पार्ट 1। पार्ट 1 में सबसे पहला हम देखते हैं कि बैकग्राउंड ऑफ इंटरव्यू दिखाया जाता है, ओपिनियंस अबाउट इंटरव्यू दिए जाते हैं, किस किस के ओपिनियंस us as commoners and famous personalities like Rudyard Kipling, H.G. Wells, Saul Bellows and multiple more people, हम वो देखेंगे। And lastly, summing up the genre of interviews। तो फर्स्ट पार्ट का क्या है मसला, मैं इन शॉर्ट बताती हूँ, ठीक है। दो चीजें हैं जो हमें समझनी है। पहला, इंटरव्यूज के बारे में लोगों के पर्सपेक्टिव क्या है, हाउ दे आर इम्पोर्टेंट, हाउ दे आर नॉट लाइक्ड। सेकेंड, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, विच इज इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ने इंटरव्यू के बारे में क्या 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 बताया है। अब देखो, जब ये लिखा गया था ना, उस समय में डिजिटल मीन्स ऑफ इंटरव्यूज नहीं होते थे, मतलब देखने वाले इंटरव्यूज नहीं होते थे। उस टाइम पे वर्बली होते थे चीजें और उसको लिख लिख के हम पब्लिश करते थे। अभी तो टीवी में, यूट्यूब में अलग अलग मतलब क्या बोलते हैं उनको, व्हाट डू वी कॉल इट,
OTTs में, अलग अलग चैनल्स में, अलग अलग जगहों में हम अभी देख पाते हैं इंटरव्यूज लोगों का, है ना। बट पहले के टाइम पे पीपल यूज्ड टू रीड इंटरव्यूज, मैगजीन्स में अलग अलग जगहों में आते थे कि एक ऐसा इंटरव्यू किया गया था तो इनके इन चीज़ों पे ये पॉइंट ऑफ व्यूज, ये ओपिनियंस है, तो उस टाइम पे पढ़ा जाता था। अब H.G. वेल्स, रुडयार्ड किपलिंग, ऐसे एकदम फेमस सेलिब्रिटीज को क्या लगता था अबाउट इंटरव्यूज, वो सारी चीजें भी हम देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। सो कमिंग टू द फर्स्ट थिंग, कुछ मिक्स्ड ओपिनियन है। इंटरव्यूज बेसिकली क्या होता है, जब आप जर्नलिज्म करते हो, जर्नलिज्म के फील्ड में इंटरव्यूज आर वेरी क्रूशियल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप अगर किसी को इंटरव्यू कर रहे हो या मल्टीपल लोगों को इंटरव्यू कर रहे हो, आपको बहुत सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन, नॉलेज गैदर कर पाते हो, ठीक है। दस एंड मल्टीपल टाइम्स ऐसे भी होते हैं कि किसी फर्स्ट हैंड सोर्स से आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलता है अबाउट दोज थिंग्स। तो इंटरव्यू को इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। फॉर अस कॉमनर्स, हमें भी इंटरव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए लगते हैं या ज़रूरी इसलिए लगते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे सोर्स ऑफ नॉलेज, इनपुट्स, ओपिनियंस मिल जाते हैं लोगों के, एंड अकॉर्डिंग टू दोज वी कैन फ्रेम आवर माइंडसेट कि हाँ ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ बुरा है। उन इंटरव्यूज को सुन के उस या रीड करके हमारा एक माइंडसेट प्रिपेयर होता है। लेकिन हमारे फेमस पर्सनालिटीज जैसे वीएस नायपॉल, लुइस कैरल, रुडयार्ड किपलिंग, H.G. वेल्स, सॉल बेलो, डेनिस ब्रायन, इनका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू था। दीज आर ऑल फेमस पर्सनालिटीज जो किताब में लिखी हुई है। एंड सवाल आ सकता है कि कौन से पर्सनालिटी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था अबाउट इंटरव्यूज, तो उनको एक बार जल्दी से समझते हैं। वीएस नायपॉल का ऐसा कहना था कि इंटरव्यूज जो होता है ना, वो लोगों का एक पार्ट छुड़ा के लेके चला जाता है। व्हाट डज ही मीन बाय इट? उनका ऐसा कहना है कि सपोज कोई इंटरव्यूअर आता है और आपको कोई एक पर्सनल सवाल पूछता है। अब देखो, हर किसी का एक प्राइवेट लाइफ, एक पब्लिक लाइफ होता है। अगर प्राइवेट लाइफ की चीजों के बारे में इंटरव्यूअर पूछ रहे हैं, वो भी इवेंचुअली पब्लिक ही हो जाएगा क्योंकि वो इंटरव्यू लोग पढ़ेंगे या देखेंगे। Thus it steals that personal part of you। वो एक, अगर इतना पर्सनल स्पेस है, वहां से एक ब्लॉक उठा के लेके चले जाते हैं। दैट इज वाई ही सेज, वीएस नायपॉल, कि इंटरव्यूज मुझे नहीं पसंद भाई। क्या होता है ना, पर्सनल स्पेस या प्रिवेसी नाम का कोई चीज रखते ही नहीं है इंटरव्यूअर्स। दस मुझे नहीं पसंद, क्योंकि एवरी टाइम पीपल कम टू इंटरव्यू, दे आस्क यू सम पर्सनल क्वेश्चंस और फिर बाहर जाके पब्लिक को बता देते हैं एंड यू लूज अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ। लुइस कैरल जो है, उनका ऐसा कहना है कि इंटरव्यू, ओ माय गॉड, मुझे नहीं, मुझे दूर रखो इंटरव्यू से। आई डोंट लाइक बीइंग इंटरव्यूड, आई लाइक माय ओन स्पेस। मुझे ज्यादा लोगों के आसपास रहना पसंद नहीं है। क्या होता है ना, सेलिब्रिटीज अगर फेमस हो जाते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज, उनके ओपिनियंस अगर लोगों को पता चल जाता है, इंटरव्यू कर करके लोगों में रीच बढ़ जाती है। अब रीच बढ़ने से लोग फेमस हो जाते हैं। फेमस हो जाने से अलग लोग जब भी आपको रास्ते में देखेंगे या कहीं देखेंगे, भाग के आपके पास आएंगे, ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ कुछ तो दे दो। एंड लुइस कैरल वाज लाइक, मुझे नहीं चाहिए ये पब्लिक अटेंशन, आई वॉन्ट टू बी बाय माई सेल्फ, मुझे ये पब्लिक अटेंशन नहीं चाहिए, दूर रखो। दैट इज वाई आई डोंट लाइक इंटरव्यूज। रुडयार्ड किपलिंग को इंटेंसली हेट्रेड था अबाउट interviews. He did not like interviews at all. आप उनके शब्दों से समझ जाओगे। Just see, he expressed an even more condemnatory attitude towards the interviewer because it is immoral, it is a crime, just as much of a crime as an offense against my person as an assault, and just as much merits punishment. It is cowardly and vile. No respectable man would ask it, much less give it. रुडयार्ड किपलिंग का ऐसा था कि क्राइम होता है इंटरव्यू करना। आप किसी के बारे में कितना पूछना है नहीं जानते हो, यू कीप आस्किंग क्वेश्चंस, और अगर किसी ने कुछ बोल दिया, उस चीज का वायरल कर देते हो या कुछ और एंगल दे देते हो। एंड इंटरव्यूज कैन बी वेरी रिस्की। आई डोंट लाइक इंटरव्यूज, इट इज क्राइम। एंड किसी को भी इंटरव्यू नहीं देना चाहिए। मॉरली किसी को इंटरव्यूज के लिए पूछना भी नहीं चाहिए। दैट्स अ वेरी पनिशेबल ऑफेंस। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेनेवर इट कम्स टू इंटरव्यूज। H.G. वेल्स जो है हमारे, he referred to interviews as interviewing ordeal। मतलब उनके लिए ऐसा था कि बहुत गंदी चीज है। अगेन, he also intensely disliked interviews। He like, हटाओ मेरे सामने से, मुझे कभी इंटरव्यूज के बारे में मत पूछना। I dislike interviews। सॉल बेलो जो थे हमारे, सॉल बेलो का ऐसा कहना था, इंटरव्यू अगर कोई कहे मुझे कि भाई मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, दैट फेल्ट लाइक कोई मेरा गला दबा के मुझे मारना चाहता है। ठीक है, तो
अलग अलग व्यू पॉइंट्स, हाउ दे डिसलाइक बीइंग इंटरव्यूड। एक ही इंसान था जो थे डेनिस ब्रायन, उनका ऐसा कहना था कि इंटरव्यू इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोर्स ऑफ नॉलेज, ओपिनियन। तो ठीक है, आई लाइक इंटरव्यूज, आई एम ओपन टू इंटरव्यूज। उनका था कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेस अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस टू अनदर। बिकॉज ऑफ दिस द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस। तो उनका था कि हाँ ठीक है, जो पूछ रहे हैं उनके पास काफी पावर होता है, जो इंटरव्यूअर है उनके पास काफी पावर होता है। इंटरव्यूई को अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, बट स्टिल इट इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर किसी का इंटरव्यू लिया जा रहा है, उसके बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। दस आई लाइक इट। तो सिर्फ इतने पूरे लिस्ट में सिर्फ डेनिस ब्रायन थे हु वाज अ लिटिल ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंटरव्यूज, बाकी सारे एकदम पेसिमिस्टिक व्यूज लेके रखे थे। ठीक है, तो पार्ट 1 को अगर हम समराइज करें तो इतना है। पार्ट 2 में हम देखते हैं कि कैसे मुकुंद नाम के एक इंसान है जो द हिंदू के लिए काम करते हैं। द हिंदू पब्लिशिंग बोलो, न्यूज़पेपर्स बोलो, मैगजीन बोलो, द हिंदू के लिए काम करते हैं मुकुंद। एंड ही गोज टू इंटरव्यू अ पर्सन नेम्ड अम्बर्टो एको। यहाँ जाके अम्बर्टो को काफी अलग अलग चीजों के बारे में वो सवाल करते हैं, जैसे उनके पब्लिश बुक्स के बारे में, उनके थीसिस पेपर्स के बारे में, उनके व्यू पॉइंट्स के बारे में कि उन्हें क्या पसंद है, बीइंग अ प्रोफेसर और बीइंग एन ऑथर। तो ये 3 सवाल बहुत जरूरी है। उसके अलावा छोटे मोटे और इनपुट्स की चौथा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अम्बर्टो को इतने से टाइम में इतना सारा काम कैसे कर सकते हैं। These are the 4 very important questions जो अम्बर्टो को पूछा जाता है बाय मुकुंद। तो we see him being interviewed। मुकुंद क्या क्या पूछता है? Echo's views on his philosophical interest and interstices, Echo's intimate and playful style of writing, and the phenomena success of the name of the rose। इसका जो ये नॉवल बोल दो या बुक बोल दो, इस बुक का सक्सेस का कारण क्या था। ये 3 चीज है। उसके अलावा मैंने जो 4 पॉइंट्स बोले, दोज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम इन पॉइंटर्स को कंसिडर करें तो हमें इन सवालों को देखना पड़ेगा कि हमारे जो इंटरव्यूअर थे ना, मुकुंद भाई साहब ने क्या क्या पूछा। मुकुंद भाई साहब ने मेजरली क्या क्या पूछा जो अपने चैप्टर में है टू अम्बर्टो एको, एंड उसके रिस्पॉन्स में अम्बर्टो एको ने क्या क्या कहा। यही सारी चीजें हैं ऑन द सेकेंड पार्ट। अब क्या क्या है? सबसे पहला, हाउ वन मैन कैन डू सो मेनी थिंग्स। मुकुंद पूछते हैं कि भाई एक बात बताओ, लोग कंफ्यूज है कि आप एक अकेले इंसान, आप एक साथ इतनी सारी चीजें कर कैसे लेते हो। तो ये कहते हैं, एको कहते हैं कि मैं, आप लोगों को लगता होगा बहुत कुछ करता हूँ, बट दैट्स नॉट द केस। मुझे लगता है मैं वन थिंग एट अ टाइम ही करता हूँ। एंड फर्दर अम्बर्टो एको एक्सप्लेन्स कि मैं ना छोटे छोटे एम्प्टी स्पेसेस जो होते हैं ना, उनको यूटिलाइज करता हूँ। बेसिकली अगर एग्जाम्पल दे तो वो ऐसा कहते हैं कि अगर मेरा कोई दोस्त, मुझे पता है आने वाला है, वो अभी बिल्डिंग के नीचे दूर से चलते हुए आ रहा है, मुझे कॉल किया कि मैं ऊपर आ रहा हूँ तुम्हारे घर, तो लोग जनरली क्या करेंगे, वो बालकनी में जाके देखेंगे हाय मेरा दोस्त आ रहा है, फिर दरवाजे पे जाके वेट करेंगे कि लिफ्ट नीचे से ऊपर 8 फ्लोर या 6 फ्लोर जितने भी फ्लोर से उतना तक आए, रुके, टिंग करके दरवाजा खुले, वो दोस्त आए, फिर वेलकम करें। दैट्स हाउ जनरली नॉर्मल पीपल बिहेव। लेकिन अम्बर्टो को क्या करते हैं, ही डिसाइड्स कि जब तक वो ऊपर मेरे घर तक ना आते, कॉलिंग बेल ना बजाते, तब तक इन दैट स्मॉल एम्प्टी स्पेस दैट आई हैव, आई विल स्टार्ट राइटिंग समथिंग। तो दैट इज व्हाट ही डज। उनका कहना है कि मैं एम्प्टी स्पेसेस को कुछ ना कुछ लिखने के लिए यूज कर लेता हूँ, इसीलिए लोगों को लगता है कि मैं हमेशा ही बहुत कुछ कर रहा हूँ। एक इंसान होकर इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे करना। सिंपल थिंग, द नॉलेज ऑफ यूटिलाइजिंग एम्प्टी स्पेसेस। देन फर्दर मुकुंद पूछता है कि एकोज स्कॉलरली वर्क हैज अ यूनिक स्टाइल, हाउ दैट इज अबाउट। मतलब उनके जो थीसिस पेपर्स होते हैं या रिसर्च या स्कॉलरली वर्क्स होते हैं, उन राइटिंग्स को, उनका जो स्टाइल है लिखने का अम्बर्टो को थोड़ा अलग है कंपेयर टू द एंटायर वर्ल्ड का थीसिस राइटिंग का स्टाइल। तो हाउ इज इट। तो एको कहते हैं कि उनका जो थीसिस पेपर या स्कॉलरली वर्क का जो राइटिंग स्टाइल है ना, दैट इज वेरी नरेटिव। ये वर्ड याद रखना, ही सेज ही यूजेस अ वेरी नरेटिव स्टाइल। अब जनरली लोग नॉर्मल ऐसा देखते हैं, कुछ थीसिस है उसका लिखते हैं, गलत होता है उसको हटाते हैं, फिर लिखते हैं, रीडू 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 करके फाइनल एक वर्क पे आते हैं। लेकिन जब वो कॉलेज एंड ऑल में थे, उन्होंने अपना डिसर्टेशन पहले बार रेडी किया था ना,
उन्होंने क्या किया, ही रोट एवरीथिंग अबाउट द ट्रायल्स, द एरर एंड करेक्शंस, पूरा चीज का एक मतलब अगर स्कॉलरली काम है, रिसर्च का काम है, थीसिस पेपर है, तो पूरे रिसर्च के बारे में उन्होंने प्रॉपर एक अकाउंट दिया था इन अ वेरी नरेटिव वे कि ये मैंने ट्राई किया, ये मेरे एरर्स थे, उसके बाद मैंने इसको ऐसे करेक्ट किया। और उसका वे ऑफ राइटिंग इतना पसंद आ गया था इवन उनके प्रोफेसर्स को कि दे पब्लिश द डिसर्टेशन पेपर एंड उसके बाद से ही अडॉप्टेड दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग, द नरेटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग। आगे मुकुंद पूछते हैं कि does Eco prefer being called a scholar into academics या he prefers being an author। तो इसके लिए अम्बर्टो को कुछ चीजें कहते हैं। उनका ऐसा कहना है कि वो पहले एक प्रोफेसर या स्कॉलर है, फर्स्ट ही इज इनटू एकेडमिक्स एंड ऑन छुट्टी के दिन या संडेज को वो स्टोरीज लिखना, नॉवल लिखना, ये सारी काम करते हैं। मेनली ही वुड लाइक टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एज अ स्कॉलर या एन एकेडमिशियन या एज अ प्रोफेसर, क्योंकि उनका कहना है कि आई वुड नॉट प्रेफर ज्वाइनिंग अ ऑथर्स मीट, रादर मुझे ये पसंद होगा कि मैं कोई एक सेमिनार में ज्वाइन करूं जहां पे सारे प्रोफेसर्स किसी चीज को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। आई एम नॉट इन टू द ऑथर्स क्लब वाला इंसान, आई एम मोर ऑफ एकेडमिक पर्सन। अब मुझे टाइम मिल जाता है, मुझे लिखना या एक्सप्रेस करना पसंद है, तो मैं छुट्टी के दिनों में बैठ के लिख लेता हूँ। लास्टली जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेस होता है कि उनका जो एक नॉवल था जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज, दैट बिकेम वेरी फेमस, 10 मिलियन कॉपी सोल्ड हो गए थे उसके। तो मुकुंद पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस क्रेजी सेल्स ऑफ योर बुक, या क्रेजी मतलब इतने अलग लेवल पे ये बुक फेमस हुआ है आपका और उसके वजह से आप भी और ज्यादा फेमस हो गए हो। तो व्हाट डू यू थिंक इज द कॉज बिहाइंड इट, क्या रीजन है इतना पॉपुलैरिटी गेन करने का। तो अम्बर्टो को एंड इन दैट इंटरव्यू दे आल्सो डिस्कस कि ये जो किताब है ना, ये नॉर्मल सा किताब नहीं है, इट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब इट इंक्लूड्स डिटेक्टिव स्टाइल ऑफ राइटिंग, मेटाफिजिक्स, ये वो अलग अलग चीजें हैं इसमें। इट्स नॉट अ सिंपल रीड, कॉम्प्लेक्स रीडिंग है। तो एको कहते हैं कि देखो बात ऐसा है कि जिस टाइम पे मैंने पब्लिश किया था ये किताब, उस टाइम पे आई थिंक जो पब्लिक थी उनको सिंपल रीडिंग करने का मन नहीं था। उस समय का जॉनर शायद ऐसा था कि लोगों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स रीडिंग करना था। एंड ये बुक इतना लाइक पॉपुलर हो गया, इससे मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, आई वाज प्रीटी लाइक ओके एंड हैप्पी अबाउट इट। मीडिया कंफ्यूज हो गई थी कि इतना हैवी स्टाइल ऑफ राइटिंग या नरेटिव जो है इसको इतने सारे लोग पसंद कर रहे हैं, हाउ इज दैट हैपनिंग। तो उसी में मुकुंद पूछते हैं अम्बर्टो को कि इस सक्सेस का, इस किताब के इतने फेमस होने का कोई भी रिश्ता मिडीवल हिस्ट्री के साथ है क्या, क्योंकि आपका जो ये राइटिंग है, जो ये नॉवल है, ये मिडीवल हिस्ट्री से भी रिलेटेड है। तो इस डू यू थिंक कि ये कारण था आपकी किताब के सक्सेस का। तो एको कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ये मानना है कि इट वॉज प्योरली मे बी लक बेस्ड, या लोगों को उस टाइम पसंद आ गया वो जॉनर, इसलिए। अगर मैं इसे 10 साल पहले या 10 साल बाद पब्लिश करता तो यू नेवर नो, शायद वो इतना फेमस ना हुआ होता। वो बस ऐसा होता है कि सही समय पे आपको सही काम करना चाहिए, तो वैसा ही शायद मैंने सही समय में इस किताब को लॉन्च कर दिया था, पब्लिश कर दिया था, इसीलिए इसको इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई थी। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में पार्ट 1 पार्ट 2 में इतना ही है, इससे आगे बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं पूछी जाएंगी। तो चलो लास्ट में एक ही चीज बचता है ना, यू वुड ऑलवेज आस्क फॉर दिस द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर दिस चैप्टर। बहुत आसान है, अभी तुम आराम से इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कि हाउ डज एको फाइंड टाइम टू राइट सो मच, एम्प्टी स्पेसेस यूज करना। Did Umberto consider himself a novelist first or an academic scholar first? Already पता है आपको। Other than celebrities का बात नहीं कर रहे, उनके अलावा बाकी नॉर्मल कॉमनर्स का, what do some people think about an interview? तो अच्छा ही सोचते हैं कि बहुत सारा व्यू पॉइंट मिलता है, ओपिनियन मिलता है, नॉलेज मिलता है by reading interviews. Why do most celebrity writers despise being interviewed? आपको पता है कारण, बहुत सारे इंटरव्यूज से बहुत सारे ओपिनियंस अबाउट इंटरव्यूज आपको एक स्लाइड में पूरा इकट्ठा करके दे दिया है मैंने, कि इसका ये सोचना है, रुडयार्ड किपलिंग का ये सोचना है, एच.जी. वेल्स का ये सोचना है, पूरा रेडी है ना। What do you think about Umberto Eco? Does he like being interviewed? Gives reason in support of your answer? और ये जैसे आर्ट में आया था, बहुत पहले की बात है, लेकिन रिसेंट टाइम्स में इसको घुमा के, ऑब्वियस बात है लिटरेचर है, मतलब सवाल बहरूपिया है, तो रिसेंट टाइम से घुमा के दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म अबाउट अम्बर्टो को एज अ स्कॉलर एंड राइटर बेस्ड ऑन द चैप्टर इंटरव्यू। अम्बर्टो के बारे में हमने जो भी पढ़ा उसके बेसिस पे आपको आंसर लिखना है।
ठीक है, सिंपल सॉर्टेड, दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर इंटरव्यूड। बहुत बहुत आसान सा चैप्टर है ये इंटरव्यू, आराम से प्रैक्टिस कर लेना, पढ़ लेना, एक बार चैप्टर को भी गो थ्रू कर लेना। कोई डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, कमेंट सेक्शन है, इंस्टाग्राम है, रीच आउट करो, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। टिल द टाइम वी सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, stay smiling and happy. Signing off, your teacher Magnolia. Bye bye guys, take care, lots of love, keep studying.